नमस्कार मित्रों। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, is working as a monitoring authority to protect the child rights in our country. इसके साथ ही साथ 3 ऐसे कानून जो हमारी संसद ने पारित किए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और आरटीई या राइट टू एजुकेशन एक्ट, उनकी भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी यही है। या ये कहें कि इन तीनों एक्ट्स का, इन तीनों कानूनों का ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, पालन हो रहा है, इसके लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी एनसीपीसीआर ही है। अक्टूबर 11 को एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने कुछ बातें रेकमेंड की हैं। उसमें से ये बात कहा उन्होंने कि सभी के सभी मदरसा बोर्ड जो देश में चल रहे हैं उन्हें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, जो भी स्टेट फंडिंग उनको मिल रही है मदरसा को, वो बंद होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने लेटर में यह भी बात लिखी कि क्योंकि आरटीई एक्ट में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन मिला हुआ है, मींस दे डू नॉट कम अंडर द आरटीई एक्ट, या उन पर आरटीई एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन आरटीई एक्ट इज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो बच्चों का अधिकार है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। मदरसा जो है आरटीई एक्ट के बाहर है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो कि अपनी रिलीजियस एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो फॉर्मल और मॉडर्न एजुकेशन से दूर हैं तो इट इज द वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। इस लेटर के साथ एक रिपोर्ट भी भेजी गई है जिसका टाइटल है गार्डियंस ऑफ द फेथ और ऑपरेशन ऑफ द राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन वर्सेस द मदरसास। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक बात तो मेंशन की ही है कि मदरसा दे आर वायलेटिंग द एजुकेशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि मदरसा में पढ़ाए जाने वाला जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो किसी भी प्रकार से आरटीई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि वहां पर पढ़ाए जाने वाला जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। ऑब्जेक्शनेबल कैसे? उन्होंने इस चीज को बताया कि वहां पर पढ़ाया जाता है सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम के बारे में, कि अदर देन इस्लाम नथिंग एग्जिस्ट, जो कुछ भी है वो सब कुछ इस्लाम के ही हिसाब से होता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने बिहार मदरसा बोर्ड के बारे में जानकारी दी कि बिहार मदरसा बोर्ड जो किताबें प्रिस्क्राइब कर रहा है वो पाकिस्तान में पब्लिश हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश की शिक्षा को लेकर के। तीसरी बात, मदरसा एज दे आर वायलेटिंग द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ये हमने पहले भी देखा। इसके साथ साथ मदरसा आर्टिकल 28(3) का भी वायलेशन करते हैं जब वो नॉन मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं। ये सारी बातें एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट और अपने लेटर में बातें बोली। हमें समझने की बात है कि आखिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए और ये इतनी महत्व की बातें होती क्यों हैं। इसके लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि मदरसा आखिर आज की तारीख में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इनका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो अगर मदरसा की बात की जाए तो इस्लाम के उदय के साथ ही मदरसा का भी उदय हुआ। मदरसा एजुकेशन सिस्टम वो 2 चीजों को अपने में समेटे हुए है, 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। एक तो है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी होनी है, और दूसरा है कि बच्चे को एजुकेशन कैसी मिलनी है। अपब्रिंगिंग मतलब लालन पालन किस तरीके से होना चाहिए, और एजुकेशन वो
बड़ा होके या वो किस तरीके से जो है सोसाइटी को समझे, किस तरीके से विश्व को समझे, किस तरीके से देश दुनिया समझे, इसके बारे में। तो दो चीजें हैं उनमें, एक तो आपका लालन पालन की बात हो गई या ब्रिंगिंग की बात हो गई, और दूसरा जो है उसमें कंपोनेंट है दैट इज द एजुकेशन, उसी को तालीम भी कहा जाता है। तो मदरसा एजुकेशन जो है इन सब चीजों को समेटे हुए है। अब हम बात करते हैं कि भारत में मदरसा इसकी शुरुआत कब हुई। मोहम्मद घोरी के आगमन के बाद यहां पे सबसे पहले मदरसा की स्थापना हुई, और पहला मदरसा जो हुआ वो अजमेर में स्थापित हुआ। उसके आज हमारे पास कोई भी भौतिक साक्ष्य, फिजिकल हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो है ये माना जाता है कि पहला मदरसा अजमेर में था। अब वहां से आते हैं हम 1690। ये एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है जब यहां पे औरंगजेब शासन कर रहा है। उस वक्त उसने पर्सिया से एक इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया जिसका नाम है मौलाना निजामुद्दीन। उस स्कॉलर को उसने लखनऊ में एक जागीर दी, और वहां पर रहते हुए उस स्कॉलर ने, मौलाना निजामुद्दीन ने, एक महत्वपूर्ण काम किया मदरसा के रिस्पेक्ट में। वहां पर रहते हुए मौलाना ने एक सिलेबस तैयार किया, एक करिकुलम ड्राफ्ट किया, और उस सिलेबस को नाम दिया गया, उस करिकुलम को नाम दिया गया दर्स ए निजामिया। अब हम आते हैं, सो बेसिकली ये जो दर्स ए निजामिया होगा यही सारे मदरसों में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस होगा, यही जो है उनका करिकुलम होगा, और ये 1690 में मौलाना निजामुद्दीन ने बनाया, औरंगजेब के समय में। अब हम आते हैं सन 1866, और वहां पर देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ। सन 1866 का जो वर्ष है वहां पर एक चीज हो रही है कि एक मदरसे की स्थापना हो रही है जिसका नाम, उस मदरसे का नाम है दारुल उलूम देवबंद। ये दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है। 1866 में यहां पर एक मदरसा स्थापित किया गया, मदरसा ए अरेबिया। बहुत छोटा सा जो है, तो 6 लोगों को बिठा के और इस मदरसा की स्थापना हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मदरसे को जब स्थापित किया गया और इसका आइन लिखा गया, आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण रखी गई कि यह मदरसा संचालित होगा, इसका जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो किसी एक के फंड के आधार पर नहीं होंगी, किसी एक के कंट्रीब्यूशन के आधार पर नहीं होंगी, कि कोई एक व्यक्ति जो बड़ा जागीरदार हो, पैसे वाला हो, सरकार हो, या किसी भी प्रकार से वो पूरी तरीके से इसमें फंडिंग करे, जबकि ये समाज के द्वारा पोषित एक व्यवस्था होगी। समाज से अति गरीब लोगों से कंट्रीब्यूशन ले करके और फिर इस मदरसे को चलाया जाएगा। मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी अधिकार किसी एक व्यक्ति का, किसी एक इंस्टीट्यूशन का नहीं होना चाहिए। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि इसका जो पर्पस है, इसका जो काम है वो चलता रहे। इस मदरसे ने दरसे निजामिया को ही अपने सिलेबस पाठ्यक्रम के रूप में अपनाया, और 1866 से लेकर 2024 तक, आज तक वो उसी तरीके से चल रहा है जो इसने शुरुआत में अपने आइन में लिखा हुआ था, और उसी सिलेबस को भी आज भी ये फॉलो करते हैं। दरसे निजामिया जो कि 1690 में लिखा गया था। दारुल उलूम देवबंद के बारे में कुछ बातें जानना हमारे लिए आवश्यक है। दारुल उलूम देवबंद 1866 में स्थापना के बाद, जब हमारे भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त एक मूवमेंट चल रहा था यहाँ पर और अक्रॉस द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में, अरब में और इन सब जगहों में जो है उसका ज़्यादा मोमेंटम था। और वो मूवमेंट कौन सा था? खलीफत मूवमेंट। मैं खिलाफत मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा था। मैं खलीफत मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। खलीफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो तुर्की का खलीफा होगा वो पूरे विश्व में शासन करेगा और बेसिकली इस्लामिक रूल होना चाहिए।
और इस एक धारणा का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व भारत में कौन कर रहा था? यही दारुल उलूम देवबंद मदरसा। आजादी के वक्त दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं का कहना यह था कि उस दिन रमजान का आखिरी जुम्मा था और इन्हें इस बात की बहुत पीड़ा है कि जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी के आने की वजह से यहां पर इस्लामिक शासन नहीं आ पाया, और इनका मानना है कि ट्रू फ्रीडम या सही मायने में आजादी तभी मिलेगी या तभी कही जाएगी जब इस्लामिक शासन स्थापित हो। जमहूरियत को या डेमोक्रेसी को ये लोग नहीं मानते। आज की तारीख में दारुल उलूम देवबंद मदरसा एक तरीके से अगर कहा जाए तो भारत में जितने भी मदरसे हैं उन सबका हेड है। जो वहां से डिक्टेशंस होते हैं, जो वहां से फॉरवर्ड्स होते हैं, वही अल्टीमेटली सारे मदरसों में फॉलो किए जाते हैं। अब मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में मदरसा हैं कितने प्रकार के, और उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो रिकॉग्नाइज्ड है, दूसरे अनरिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिनके पास सरकार की पहुंच है, सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण है, वो सरकार से फंडिंग ले रहे हैं, ये हो गए रिकॉग्नाइज्ड। और दूसरे अनरिकॉग्नाइज्ड, जिन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है सरकार का, सरकार को उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो जो रिकॉग्नाइज की कैटेगरी में आते हैं उनका नंबर सरकार के हिसाब से 15 से 20 हजार मदरसे हैं, जिसमें 15 से 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं अनरिकॉग्नाइज्ड की बात करूं तो वो उनकी संख्या ऑलमोस्ट 80,000 है, जहां पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और इस पूरे मदरसे के स्ट्रक्चर में 1.1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और इन सभी मदरसों का कंट्रोल एक तरीके से कहा जाए तो दारुल उलूम देवबंद मदरसा कर रहा है, जिसकी आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई, जिसकी सोच मैंने आपको बताई, जिन्होंने सिलेबस दरसे निजामिया को मान रखा है। आज भी 300 साल हो गए और आज तक इसमें किसी भी प्रकार का रिफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लाया गया है जो कि मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जबकि वहीं पे मैं अरब कंट्रीज की बात करूं अगर, तो वहां पर भी मदरसा सिस्टम है, वहां पर भी इस्लामिक एजुकेशन को पढ़ना मैंडेटरी है, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन भी मैंडेटरी है। लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लाया गया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताना चाहूंगा। आज भी मदरसों में यह बताया जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी चपटी हुई है, फ्लैट है। आज भी उन्हें यह बताया जाता है कि उनकी क्लासरूम में 2 सीट्स खाली रखी जाती हैं और उनका यह कहना है कि वहां पर जिन्नात के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरीके का अन्याय 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के साथ हो रहा है। और दूसरी बात, जिस तरीके का उनको कंडीशनिंग की जा रही है, जिस तरीके से उनको बातें बताई जा रही हैं, उसकी वजह से उनका विकास तो कुछ नहीं हो रहा, डिटेरियोरेशन ज्यादा हो रहा है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एनसीपीसीआर ने इस चीज को सामने लाने का काम किया है और सरकारों से निवेदन किया है, सरकारों को रिकमेंडेशन दिया है कि आप जो है इसमें एक्शन लें। सरकारें क्या करती हैं इस चीज पे आगे देखने वाली बात होगी। ये सिर्फ मदरसे तक सीमित रहता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मदरसे एक तरीके से समाज को दिशा देने का भी कार्य करते हैं। फतवा बेसिकली वो कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं होता, बट इट इज एन एडवाइजरी जो कि मुफ्ती इशू करते हैं, जो कि हाईएस्ट डिग्री के स्कॉलर माने जाते हैं। तो इसी मदरसे से मुफ्तियों ने, मौलानाओं ने जो फतवा इशू किया है, उनमें से मैं 2 का यहां पे जिक्र करना चाहूंगा। एक फतवा है जिसमें इन्होंने कहा कि अगर
बच्चियों की उम्र, लड़कियों की उम्र 12-13 वर्ष हो गई है तो उन्हें को एड स्कूल में नहीं भेजा जाए, वहां से उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। दूसरा इनका फतवा है कि अगर किसी स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है तो बच्चियों को वहां नहीं भेजा जाए। तो ये लोग समाज को भी दिशा देने का कार्य करते हैं। तीसरी बात, जिस तरीके की बातें यहां पे बताई जा रही हैं, जिस तरीके का बच्चों को माइंड में बातें भरी जा रही हैं, उनको एजुकेशन के माध्यम से इन चीजों को बताया जा रहा है, उस चीज को लेकर के जब ये बच्चा समाज में आएगा तो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन के नाम पे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा वो समाज के लिए खतरा ही बनकर आएगा। ऐसी स्थिति में जहां पर हम शिक्षा को जीवन का आधार मानते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आधार मानते हैं, व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण जो अंश होते हैं जीवन के वो उसकी शिक्षा होती है, हम कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मदरसा एजुकेशन सिस्टम ने इतने बच्चों के राइट्स को वायलेट किया है और साथ ही साथ राइट्स को वायलेट करने के बाद उनको किस तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों और उन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करें जो कि इतनी बड़ी संख्या में, और इस पूरे सिस्टम को जहां पे कमियां हैं उनको सुधारने की जरूरत है। और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही इंफॉर्मेशन रख के और इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और सही तरीके से अप्रोच करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और अपने सुझाव भी मुझे बताएं। और इस मुद्दे को आपका विचार बहुत आवश्यक है, सो प्लीज थिंक अबाउट इट। बहुत बहुत